Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to ISP Online Learning Management System. Today's lecture number 1 for the course of Steel Structures. This course is generally for BSc Civil Engineering Technology. I myself engineer Dr. Muhammad Aslam, Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Institute of Southern Punjab, Multan. Today's lecture number 1 and week number 1. So in our today's class we are going to discuss about introduction to this subject steel structures, स्टील की क्या मैन्युफैक्चरिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, होली कुरान के अंदर स्टील के हवाले से क्या जिक्र किया गया है, ये चीज़ें आज हमने डिस्कस करनी है. सो दीज आर योर रेफरेंस टेक्स्ट बुक्स. इस कोर्स के लिए आप स्टील स्ट्रक्चर्स बाय जाहिद अहमद सिद्दीकी थर्ड एडिशन भी फॉलो कर सकते हैं. इसी बुक के साथ जो है LRFD डिज़ाइन मैनुअल भी मिलता है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं. और स्टील स्ट्रक्चर डिज़ाइन एंड बिहेवियर बाय चार्ल्स सैलमन एंड जॉनसन, ये भी किताब यूज़ की जा सकती है. उसके अलावा जो है बाय सुब्रमण्या हम स्टील स्ट्रक्चर्स की डिज़ाइन एंड प्रैक्टिस, ये किताब भी यूज़ कर सकते हैं. So these are the general contents we have to discuss today in our today's class. First of all, what is steel? हम स्टील को डिस्कस करेंगे कि स्टील क्या होता है. उसके बाद होली कुरान के अंदर स्टील के हवाले से क्या जिक्र किया गया है. उसके बाद हम स्टील का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस या मेकिंग प्रोसेस भी डिस्कस करेंगे. देन वी विल डिस्कस अबाउट ट्रीटमेंट एंड प्रोसेसेस अफेक्टिंग द स्टील प्रॉपर्टीज़ के जो प्रोसेसेस हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, उनकी वजह से स्टील की प्रॉपर्टीज़ किस तरह से अप डाउन होती हैं या अफेक्ट की होती हैं, उनको भी हमने डिस्कस करना है. देन वी विल डिस्कस अबाउट द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील. उसके बाद हम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील की डिस्कस करेंगे. सो नाउ वी हैव अ टॉपिक, व्हाट इज स्टील. Steel basically is an alloy in which iron is mixed with carbon and other elements. के आयरन जो लोहा है, उस लोहे को बेसिकली हम डिफरेंट अलॉयज के साथ मिक्स करके एक मटेरियल बनाते हैं जिसका नाम या जिसको हम स्टील कंसीडर करते हैं. आयरन इन रॉ फॉर्म में हम क्यों नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि वो एक डक्टाइल मटेरियल होता है या ब्रिटल मटेरियल होता है जिसके अंदर उसकी स्ट्रेंथ और एबिलिटी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो कम होती हैं, जिसकी वजह से एक कंपोजिट मटेरियल जो है एक अलॉय बनाया गया है जिसको हम स्टील का नाम देते हैं. अलॉय क्या होता है? अलॉय इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स. के स्टील या आयरन इटसेल्फ जो है वो एक सेपरेट कंपोनेंट था, एक मेटालिक सब्सटेंस था, उसके अंदर डिफरेंट मटेरियल्स को मिक्स करके स्टील बनाया गया. तो स्टील इज एन अलॉय. अलॉय क्या होता है? 2 और 3 जो हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स को होमोजीनियसली मिक्स करके एक कंस्टिट्यूएंट या एक सब्सटेंस बनाया जाता है जिसको हम अलॉय कहते हैं, जिसको हम स्टील भी कह सकते हैं. एटलीस्ट वन ऑफ विच इज अ मेटल, कि जो अलॉयज के अंदर आप चीज़ें यूज़ करते हैं उनके अंदर जो एक मेजर कंपोनेंट है जो कि आयरन है, बेसिकली वो आपका मेटालिक सब्सटेंस होता है. एंड वेयर द रिजल्टिंग मटेरियल हैज़ अ मेटालिक प्रॉपर्टीज़, क्योंकि मेजर कंपोजिशन जो है वो मेटालिक की होती है, इस वजह से उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो मेटालिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं. So an alloy usually has different properties, sometimes significantly different from those of its components. के जो आपके कंपोनेंट्स हैं अलॉय के जो डिफरेंट मटेरियल्स हैं वो एक जगह के अंदर या एक मटेरियल के अंदर उसकी प्रॉपर्टीज वेरी कर सकती हैं. इवन स्टील के अंदर, जैसे हम कंक्रीट के अंदर भी बात करते हैं कि एक एंड के ऊपर स्टील की या कंक्रीट की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, दूसरे एंड के ऊपर डिफरेंट भी हो सकती हैं. तो इस केस के अंदर जो है अलॉय की वही खासियत है कि एक एंड के ऊपर उसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो सकती हैं, पॉसिबली दूसरे एंड के ऊपर भी डिफरेंट हो सकती हैं, और तमाम कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज भी आपस में वेरी कर सकती हैं. सो मेंशन ऑफ आयरन इन होली कुरान. अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में 6 दफ़ा जो है आयरन का, लोहे का जिक्र किया है. सूरह बनी इसराइल के अंदर, सूरह अल कहफ के अंदर, सूरह अल अंबिया के अंदर, सूरह सबा, सूरह काफ एंड सूरह अल हदीद के अंदर. सूरह अल हदीद में अल्लाह तबारक व तआला ने किस तरह से आयत शरीफ में आयरन का, लोहे का जिक्र किया है. ट्रांसलेशन है, वी हैव इंडीड सेंट अवर मैसेंजर्स विद क्लियर प्रूफ्स एंड सेंट डाउन विद देम द बुक एंड द बैलेंस so that people may uphold equity, and we send down iron. Here we see, and we send down iron in which there is a strong power. हमने एक ताकतवर मटेरियल जो है वो भी प्रोवाइड किया है, वो भी दिया है, ताकि जो पावरफुल मटेरियल है ताकि लोग उससे बेनिफिट उठा सकें, फ़ायदा उठा सकें. एंड वी डिड इट सो दैट अल्लाह नोज हु हेल्प्स हिम एंड हिज मैसेंजर्स विदाउट सीइंग हिम, श्योरली अल्लाह इज स्ट्रॉन्ग एंड माइटी. तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने किस तरह से हमें
इंसानियत को, इस अर्थ को किस तरह से एक ताकतवर मटेरियल से नवाजा है ताकि हम इसको यूज़ करें और उसका बेनिफिट जो है वो रियल इंडस्ट्री के अंदर या एज अ फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग के अंदर हम इसको अपनी इंसानियत के लिए, अपनी कंफर्ट जोन के लिए इसको यूज़ कर सकें और इसका फ़ायदा उठा सकें। सो नाउ वी हैव अ स्टील मेकिंग प्रोसेस। स्टील मेकिंग या बनाने का जो तरीका है उसके अंदर आयरन ओर इज कन्वर्टेड टू स्टील। आयरन ओर, लोहा जो है उसको, धातु को हम कन्वर्ट करते हैं स्टील के अंदर बाय यूजिंग टू मेजर स्टेप्स। द फर्स्ट इन्वॉल्व्स द प्रोडक्शन ऑफ मोल्टन आयरन एंड द सेकंड इज दैट ऑफ द एक्चुअल स्टील मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस या एक्चुअल स्टील मैन्युफैक्चर्ड। द डिटेल्स ऑफ दीज स्टेप्स आर आउटलाइन बिलो के दो मेजर स्टेप्स के अंदर हम स्टील को बनाते हैं। फर्स्टली आयरन ओर से हम एक मोल्टन मास बनाते हैं, उसके बाद उसी मोल्टन मास को हम कन्वर्ट करते हैं इनटू द स्टील प्रोडक्शन या इनटू द स्टील जो कि रियलिस्टिक आपको नजर आता है। सो स्टेप नंबर 1 इज द प्रोडक्शन ऑफ मोल्टन आयरन। मोल्टन आयरन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, द प्राइमरी कंसंट्रेट इज मिक्स्ड विद द लाइमस्टोन एंड कोल एंड हीटेड। कि जो आपका प्राइमरी कंसंट्रेट है, आयरन है, उसको हम मिक्स करते हैं लाइमस्टोन के साथ और कोल के साथ और उनको एक हाई टेम्परेचर के अंदर कुक किया जाता है, बॉयल किया जाता है। The iron oxides are reduced into the solid state to metallic iron, which then melts and the impurities are removed either as slag or gas. The flow diagram of this process basically is shown in figure 1 कि जैसे ही हम आयरन और कोल और लाइमस्टोन को मिक्स करते हैं एक हाई सब्सटेंस या एक हाई टेम्परेचर के ऊपर इनको कुक किया जाता है, तो क्या होता है कि पहले जो सॉलिड फॉर्म के अंदर जो मटेरियल्स होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता गर्म होना शुरू होते हैं और वो मॉल्टन मटेरियल यानी कि एक मैग्मा की तरह एक जो है वो फ्लो करना या लिक्विड मटेरियल के अंदर जो है वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं और उसके अंदर जो भी इम्प्योरिटीज होती हैं वो सेपरेट हो जाती हैं इन द फॉर्म ऑफ स्लैग और इन द फॉर्म ऑफ गैसेस। कि जो आपका मोल्टन मटेरियल जब फ्लोट कर रहा होता है तो उसके सरफेस के ऊपर जो है वो डिफरेंट कचरा या स्लैग वगैरह इकट्ठा होना शुरू होता है और बाद में हम उसको सेपरेट कर देते हैं। इसका जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसको हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर डिस्कस करते हैं। यहाँ पे स्टील मेकिंग प्रोसेस के अंदर जो पहला स्टेप है, पहला स्टेप कौन सा, जिसके अंदर हम मोल्टन आयरन बनाते हैं, उसका स्टेप है जिसके अंदर आप क्या करते हो, प्राइमरी कंस्टिट्यूएंट या प्राइमरी मटेरियल जो आयरन ओर है या आयरन की जो सैंड है उसको हम मल्टी हार्थ फर्नेसेस का एक प्रोसेस बना हुआ होता है उसके अंदर ऐड करते हैं वाया अ मेटालिक सेपरेशन, यानी कि मेटालिक सेपरेटर के जरिए से उनको मटेरियल्स को ऐड किया जाता है। यानी जो लोहा है वो हमारा आयरन के जो कंपोनेंट्स हैं उनको मल्टी हाथ फर्नेस के अंदर ऐड किया जाता है। वहां पे जो मेटालिक सेपरेटर है बेसिकली वो आपकी अदर इंप्योरिटी सच एज आयरन, क्ले वगैरह, सिल्ट वगैरह, इन कंपोनेंट्स को वो सेपरेट कर देते हैं जिनको हम इंप्योरिटीज कहते हैं। यानी कि ये पहली सीव एनालिसिस है। उसके बाद मल्टी हार्थ प्रोसेस के अंदर हम कोल को ऐड करते हैं और हार्थ फर्नेस जो है उसके अंदर इन दोनों सब्सटेंसेस को आप कुक करते हैं हाई टेम्परेचर के अंदर। उसके बाद यहाँ पे जो वोलेटाइल कोल कंपोनेंट्स हैं उनको सेपरेट किया जाता है और डीवोलेटाइज जो कोल एंड आपका प्राइमरी कंस्टिट्यूएंट का जो मटेरियल है, जो आपका यूजफुल प्रोडक्ट है जिससे आप आयरन बनाते हो, वो आपके यहाँ से सेपरेट हो जाते हैं। बाकी जो वोलेटाइल कंपोनेंट्स हैं या वेस्ट है वो यहाँ से सेपरेट किया जाता है। उसके बाद रोटरी किल्न के अंदर ये सारा मल्टी हाल प्रोसेस से होता हुआ रोटरी किल्न में जाता है। रोटरी किल्न के अंदर हम लाइमस्टोन का प्रोडक्ट ऐड करते हैं। जैसे ही लाइमस्टोन ऐड होता है डिफरेंट गैसेस और कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो है वो रिलीज होती हैं। उसके बाद जो है हम बाकी जो हमारा यूजफुल प्रोडक्ट है उसको मजीद आरपीसीसी प्रोसेस के तहत जो है वो इलेक्ट्रिक मीटर के अंदर ऐड किया जाता है। आरपीसी बेसिकली इज द रिड्यूस प्राइमरी कंसंट्रेट एंड चार प्रोडक्ट, जो कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक मीटर के अंदर इकट्ठा हो जाता है। अगर वहाँ पे इलेक्ट्रिक मीटर के अंदर जैसे ही इनको मजीद कुक किया जाता है तो वहाँ पे जो डिफरेंट गैसेज हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया और अदर गैसेज हैं, वो रिलीज हो जाती हैं और स्लैग का जो मटेरियल है वो आपका वहाँ से एज अ वेस्ट मटेरियल सेपरेट हो जाता है और मोल्टन आयरन जो है उसको हम सेपरेट करके कलेक्ट कर सकते हैं। ये स्टील इंडस्ट्री का जो रियलिस्टिक जो एक शिमेटिक व्यू दिखाया गया है जिसके अंदर आप स्टील का पूरा एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी देख सकते हैं। डिफरेंट मटेरियल्स जो हैं वो पाइल्ड हैं, वहाँ पे प्लांट लगे हुए हैं, यहाँ पे बीच में आपको फर्नेसेस वगैरह भी नज़र आ रही हैं, ये आपको कुकर या रोटरी किल्न वगैरह भी नज़र आ रहे हैं। तो ये हमारे पास एक कंप्लीट जो है एक शिमेटिक व्यू है जिसके अंदर हम पूरी अपनी इंडस्ट्री को किस तरह से देखते हैं। अब स्टेप जो हमारा था मोल्टन प्रोसेस के अंदर, हम जब जैसे ही फर्नेसेस वगैरह को मल्टी हार्थ फर्नेस प्रोसेस से गुजारते हैं तो मल्टी हार्थ फर्नेसेस बेसिकली क्या होते हैं। मल्टी हार्थ फर्नेसेस प्रोसेस एक पूरा कंबाइन असेंबली है डिफरेंट फर्नेसेस का।
यानी कि जो गर्म करने के आले होते हैं, गर्म करने का जो एक पूरा इक्विपमेंट है वो डिफरेंट लेयर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है। उसकी 4 लेयर्स होती हैं, 4 मल्टी हाथ फर्नेसेस, 4 स्टेप्स या 4 सीरीज जो हैं वो 4 फर्नेसेस सीरीज के अंदर जो है वो अरेंज होते हैं पैरेलल फॉर्म के अंदर भी। ईच ऑफ विच फीड्स अ रोटरी किल्न, जो कि फीड करता है रोटरी किल्न को, मटेरियल प्रोवाइड करता है। फर्नेसेस प्री हीट द मटेरियल्स फेड इनटू द रोटरी किल्न एंड रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वोलेटाइल्स प्रेजेंट इन द कोल, के जो आपके कोल के अंदर वोलेटाइल मटेरियल्स होते हैं, बर्न मटेरियल्स होते हैं, डिफरेंट गैसेस प्रोड्यूस करने वाले जो मटेरियल्स होते हैं उनको वो कुक करता है, हीट करता है। प्री हीटेड मटेरियल जो है वो रोटरी किल्न तक मूव कराता है। अब यहाँ पे जो फर्नेसेस का पर्पस होता है कि जो ह्यूज अमाउंट ऑफ गैसेस हैं या जो वोलेटाइल मटेरियल्स जो चलने वाले थे, जो यूजलेस प्रोडक्ट्स हैं कोल के अंदर से, जो कि हमें आयरन की मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, उनको हम सेपरेट कर देता है वो इन टर्म्स ऑफ गैसेस, इन टर्म्स ऑफ सॉलिड्स वगैरह, या जैसे आप उसको कंसीडर कर सकते हैं कि जो ह्यूज अमाउंट ऑफ वॉल्यूम्स है, गैसेस का वॉल्यूम है वो रिड्यूस हो जाता है, वो सेपरेट हो जाता है। 12 हार्स इन ईच फर्नेस के ओवरऑल अगर आप ऊपर डायग्राम के अंदर देखें तो वहां पे 4 हमारे पास, जो स्लाइड नंबर 10 के ऊपर 4 फर्नेसेस थे हर मल्टी हार्थ फर्नेस प्रोसेस के अंदर, और ईच फर्नेस के अंदर 12 जो हैं हमारे फर्नेसेस हैं बेसिकली। तो 12 हार्स इन ईच फर्नेस। फर्स्ट 3 हार्स hot gases from the lower stages preheat the material in the absence of air to about 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। कि जो पहले गैसेस हैं या 12 में से 12 हार्स में से जो पहले 3 फर्नेसेस हैं वो बेसिकली आपको आपके मटेरियल को बर्न करते हैं, कुक करते हैं अराउंड 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर इन द एब्सेंस ऑफ एयर, और वहाँ पे एयर का कोई मौजूद नहीं होता, जिसकी वजह से जो डिफरेंट गैसेस हैं वो प्योरली इरप्ट होती हैं और उन गैसेस को सेपरेट किया जाता है। जब हम डिफरेंट मटेरियल्स को फर्नेस के अंदर कुक करते हैं तो उस वक्त केमिकल रिएक्शंस जो डेवलप होते हैं वो कैसे डेवलप होते हैं कि केमिकल रिएक्शंस इन ब्लास्ट फर्नेस। लेट सपोज हमने मिक्स किया था आयरन ऑक्साइड, आयरन और या आयरन ऑक्साइड हो गया, और उसके बाद हमने कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो कोल के जरिए से ऐड किया, जो कि कोल के कंपोनेंट्स हैं। तो दोनों जब रिएक्ट करते हैं तो आपके पास एक आयरन डेवलप होता है, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड डेवलप होता है। तो केमिकल रिएक्शन आयरन ट्राइऑक्साइड प्लस 3 in carbon monoxide will be equals to 2 times iron plus 3 times carbon dioxide plus जो है हमारे पास 1500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इरप्ट होता है। तो ये हमारे पास जो है पहला कंपोनेंट डेवलप होता है। इसी तरह से मजीद जो है कैल्शियम कार्बोनेट को हम ऐड करते हैं, क्योंकि बाद में लाइमस्टोन आप ऐड करते हो। तो लाइमस्टोन जो ऐड करते हैं इसी प्रोडक्ट के अंदर, तो लाइमस्टोन के बाद हमारे पास जो जनरेट हो रही होती हैं प्रोडक्ट्स वो कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होते हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इरप्ट करता है। दिस ऑक्साइड्स बेसिकली हेल्प्स टू रिमूव सम ऑफ द एसिडिक इम्प्योरिटीज फ्रॉम द ओर, के जो आपके कंपोनेंट्स हैं। अब जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो आपके डिफरेंट जो आयरन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड या आयरन के जो कंपोनेंट्स डेवलप हुए उनके अंदर जो एसिडियस सब्सटेंसेस होते हैं उनको फिर कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके वो डिफरेंट गैसेस और स्लैग जो है वो प्रोड्यूस करता है, उसको फिर हम जो है रिमूव करते हैं इन टर्म्स ऑफ वेस्ट मटेरियल्स। अब जैसे हमने कैल्शियम ऑक्साइड जो रिमेनिंग प्रोडक्ट बची कैल्शियम कार्बोनेट के बाद कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हुए, तो कार्बन डाइऑक्साइड इरप्ट हो गया, वो हवा में मिक्स हो गया या हमने उसको सेपरेट कलेक्ट कर दिया। जो कैल्शियम ऑक्साइड था वो जनरेट करता है या उसको सिलिका के साथ, सिलिका क्योंकि अंदर ऑलरेडी मौजूद है आयरन के कंपोनेंट्स के साथ, तो ये सिलिका के साथ मिक्स करके कैल्शियम सिलिकेट बनाता है। द मेटल दैट लीव्स द ब्लास्ट सरफेस कंटेन्स बिटवीन 4 and 5% कार्बन एंड इज ब्रिटल, के कार्बन के जो कंपोनेंट्स हैं वो 4 to 5% होते हैं, जिसकी वजह से जो आपका सीमेंट है या आपका जो मेटल है, स्टील है, वो ज़्यादा मेटालिक होता है। दिस कार्बन एंड अदर इम्प्योरिटीज आर रिमूव्ड इन द नेक्स्ट स्टेप, उसको हम नेक्स्ट स्टेप के अंदर रिमूव करते हैं। फिर मजीद स्टेप्स और प्रोसीजर्स क्या फॉलो होते हैं उनको हम आगे डिस्कस करते हैं। उसके बाद स्टेप नंबर 2 के अंदर हम स्टील मेकिंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मोल्टन मटेरियल हमारे पास ऑलरेडी डेवलप हो गया, अब स्टील की मेकिंग होती है। तो वेनेडियम रिकवरी, यहाँ पे हम क्या करते हैं, बिफोर कन्वर्जन इनटू स्टील वेनेडियम इज रिकवर्ड फ्रॉम द मोल्टन आयरन। वेनेडियम इज अनदर कंपोनेंट जिसको मोल्टन आयरन से कलेक्ट करते हैं। बिकॉज ऑफ द वैल्यू ऑफ वेनेडियम रिच स्लैग प्रोड्यूस 15% वेनेडियम, एंड सेकेंडली बिकॉज ऑफ हाई वेनेडियम कंटेंट कैन मेक द स्टील टू हार्ड।
अब वेनेडियम कंटेंट जो है बेसिकली वो आपका एक तो हाईली वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस करता है स्लैग के फॉर्म में, और दूसरा जो है वेनेडियम वो आपका कार्बन की तरह रिएक्ट करता है, जिसकी वजह से स्टील की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती हैं और स्टील जो है वो एज अ डक्टाइल से ट्रांसफॉर्म होके एज अ ब्रिटल बिहेव करता है। तो यहाँ पे हमें हमें स्ट्रॉन्गर मटेरियल तो चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ जो उसका डक्टाइल नेचर्ड है या उसका जो ओवरऑल एक ट्रेंड है रिडक्शन इन या डिफॉर्मेबिलिटी है, उसको हमने बरकरार रखना होता है। सो यहाँ पे हमारे पास KOBM यानी क्लॉकनर ऑक्सीजन ब्लोन मैक्सट्यूड जो है एक स्टील मेकिंग प्रोसेस है जिसको हम फिर अप्लाई करते हैं। लाइक मोस्ट मॉडर्न प्रोसेसेस इन्वॉल्व्स ऑक्सीडाइजिंग डिसॉल्व्ड इम्प्योरिटीज बाय ब्लोइंग ऑक्सीजन थ्रू द मोल्टन मेटल। जो आपका मोल्टन मेटल है इसको एक मॉडर्न मेथड के जरिए से ऑक्सीजन इंड्यूस कराई जाती है, जिसको हम ऑक्सीजन को या एक ब्लोन प्रोसेस कंसीडर करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन जैसे ही इंड्यूस होती है उस मेटालिक के अंदर तो वो वेनेडियम या डिफरेंट कंपोनेंट्स जो हैं उनके साथ वो रिएक्ट करता है और केमिकली हमारे पास जो वेनेडियम है वो सेपरेट होने की या सेपरेट होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं ब्लोन ऑफ ऑक्सीजन की वजह से। ये हमारे पास एक कंप्लीट प्रोसेस है जिसके अंदर हम मोल्टन आयरन होता है जिसको हम उसके बाद वेनेडियम रिकवरी का प्रोसेस चलाते हैं, जिसके अंदर ऑक्सीजन को इंड्यूस कराया जाता है। जो रिच वेनेडियम है यानी कि हाई वोलेडियम वेनेडियम कंटेंट जो है वो बेसिकली स्टील के लिए डेंजरस है। तो इस वजह से वेनेडियम जो रिच होता है उसको हम स्लैग के फॉर्म में सेपरेट कर देते हैं। उसके बाद हम जो है वो KOBM प्रोसेस जो है उसको रन करते हैं, जिसके अंदर ऑक्सीजन को इंड्यूस कराया जाता है फ्रॉम ऑल साइड्स। ऑक्सीजन जैसे ही इंड्यूस होता है जो आपका स्लैग है वो अगेन सेपरेट हो जाता है और मोल्टन मटेरियल जो है उसको हम लेडल ट्रीटमेंट के लिए सेपरेट कर देते हैं। अलॉइंग एलिमेंट अगर मिसिंग है, कोई एलिमेंट अगर मजीद ऐड करने की ज़रूरत है तो उसको ऐड किया जाता है। अदरवाइज जो है वो यहाँ पे आर्गॉन के सब्सटेंसेस वगैरह भी सेपरेट किए जाते हैं। उसके बाद हमारे पास जो स्टील है वो हमारे पास सेपरेट मटेरियल डेवलप हो जाता है, जिसको फिर कास्टिंग मशीन के जरिए से डिफरेंट जो स्ट्रक्चरल स्टील मेंबर्स हैं, शेप्स हैं, उनके अंदर मोल्ड किया जाता है। उसके बाद इम्प्योरिटीज को रिमूव किया जाता है। द बेजमर प्रोसेस नेम्ड आफ्टर इट्स इन्वेंटर हेनरी बेजमर हु इन्वेंटेड द प्रोसेस इन 1855 के 1855 में हेनरी ने एक प्रोसेस डेवलप किया था जिसके ज़रिए से हम इम्प्योरिटीज़ को ऑक्सीडेशन प्रोसेस के ज़रिए सेपरेट करते हैं फ्रॉम मोल्टन मटेरियल या फ्रॉम स्टील। So the key principle of this method is removal of excess carbon and impurities by injecting of oxygen थ्रू अ मोल्टन आयरन, कि जो आपका मोल्टन आयरन है उसके जरिए से एक हाई फॉर्म के अंदर प्रेशर के अंदर हम ऑक्सीजन को इंड्यूस कराते हैं और डिफरेंट इंप्योरिटीज वगैरह को सेपरेट किया जाता है। सो ऑक्सीडाइजिंग एक्सेस कार्बन एंड इंप्योरिटीज आल्सो कीप्स द मेटल एज अ मोल्टन, क्योंकि जो आपकी इम्प्योरिटीज़ हैं वो आपकी स्टील की प्रॉपर्टीज़ को अफेक्ट करते हैं। जैसे ही आपकी इम्प्योरिटीज़ अगर फॉर एग्जांपल आप स्टील को छोड़ते हो, रिलीज करते हैं, तो वो मोल्टन मटेरियल जो है वो हार्ड हो जाएगा, वो अपना एक ओरिजिनल शेप के अंदर आ जाएगा और वो मटेरियल अपनी प्रॉपर्टीज़ को अचीव कर लेगा। और उसके अंदर अगर इम्प्योरिटीज़ मौजूद हैं तो वो हमारा पर्पस जो है वो ख़त्म हो जाता है कि हमने जो एक हाई स्ट्रेंथ मटेरियल प्रोड्यूस करना था वो अब नहीं रहा। दूसरा, कार्बन के कंटेंट्स क्यों हम रिमूव करते हैं, क्योंकि कार्बन बेसिकली आपका एक परसेंटेज के अंदर हम अलो करते हैं कि वो स्टील को एक हायर डिफॉर्मेबल मटेरियल से ट्विस्ट करवा के हाईली ब्रिटल मटेरियल में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि जो उसके अंदर इलास्टिसिटी प्रॉपर्टीज हैं वो सिग्निफिकेंटली अफेक्ट होती हैं। सो देयरफॉर ऑक्सीडाइजिंग एक्सेस कार्बन एंड इम्प्योरिटीज आल्सो कीप्स द मोल्टन मटेरियल एज अ मोल्टन, कि उसकी इस प्रोसेस के जरिए से कोई भी मोल्टन जो उसकी एबिलिटी है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद स्टील का जो मोल्टन मटेरियल है उसको रोल किया जाता है डिफरेंट शेप्स के अंदर, कि जो आपने मटेरियल बनाया अब उसको हम मोल्टन मटेरियल को एक डिफरेंट प्रोसेसेस के ज़रिए से वाटर की ट्रीटमेंट के साथ साथ जो है हम उसको डिफरेंट शेप्स के अंदर ऑर्गेनाइज करते हैं, जिस तरह से आपको ये प्लेट्स वगैरह नज़र आ रही हैं। यहाँ पे जो रोलर्स हैं, ये रोलर बेसिकली उसको मज़ीद कंप्रेस करते हैं स्टील के मटीरियल को, ताकि जो हमारे पास एक रिक्वायर्ड डायमेंशन की एक थिकर प्लेट जो डेवलप हो रही है उसके अंदर तमाम मटीरियल, जैसे कॉम्पैक्शन होती है कंक्रीट के अंदर वॉइड्स वगैरह को रिमूव करना, तो ये रोलर्स बेसिकली हम एक रोलिंग प्रोसेसेस के जरिए से उस मटेरियल को डेवलप करते हैं। तो ये हमारे पास जो है स्टील की फाइनल या फिनिश्ड प्रोडक्ट जो है वो रोल्ड शेप्स के अंदर आ जाती है। उसके बाद इन्हीं रोल्ड शेप्स को मजीद हम डिफॉर्म करके जो भी रिक्वायर्ड साइजेस और शेप्स हैं उसको हम बना सकते हैं।
उसके बाद हमारे पास ट्रीटमेंट एंड प्रोसेसेस हैं जो कि अफेक्ट करते हैं प्रॉपर्टीज को, स्टील की प्रॉपर्टीज को, जिसके अंदर क्वेंचिंग है, जिसके अंदर स्टील को हॉट किया जाता है क्रिटिकल टेम्परेचर से कम टेम्परेचर के ऊपर, और फिर सडनली जो है एयर के अंदर या ऑयल के अंदर उसको कूल किया जाता है ताकि जो हार्डनेस प्रॉपर्टीज है उनको मैनेज किया जा सके। इसी तरह से उसके बाद हमारे पास टेम्परिंग प्रॉपर्टी है जिसके अंदर टेम्परेचर जो है हीट, जो स्टील को हीट किया जाता है क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर के ऊपर, उसके बाद सडनली उसको ठंडे पानी के अंदर जो है कूल किया जाता है ताकि उसकी जो हार्डनेस प्रॉपर्टीज़ है उनको मेंटेन किया जा सके। उसके बाद अनीलिंग प्रॉपर्टी है जो कि बेसिकली कनेक्टेड है डक्टाइल नेचर ऑफ स्टील के हिसाब से। अनीलिंग जो एक प्रोसेस है जिसके अंदर स्टील को अराउंड 1150 डिग्री सेल्सियस या 50 डिग्री फ़ारेनहाइट के ऊपर गर्म किया जाता है, उसके बाद जो है स्टील को कूल किया जाता है ताकि वो सॉलिड स्टेट के अंदर आ जाए, और उसके अंदर से रेजिडुअल स्ट्रेसेस वगैरह रिमूव की जाती हैं टू मेंटेन अ प्रॉपर डक्टाइलिटी। उसके बाद वर्क हार्डनिंग है जिसके अंदर इंक्रीज की जाती है स्ट्रेंथ और स्टिफनेस एंड हार्डनेस को, जो कि अटेन की जाती है बाय स्ट्रेसिंग द स्टील टू कॉज प्लास्टिक डिफॉर्मेशंस एट लोअर टेम्परेचर्स। उसके बाद एक और टर्म है हमारे पास किल्ड स्टील। किल्ड स्टील के अंदर बेसिकली हम स्टील को डीऑक्सीडाइज करते हैं। डीऑक्सीडाइज करने का मकसद कि उसके बाद अगर कोई स्टील के अंदर जो है सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की वजह से डिफरेंट जो एजेंट्स हैं वो अप्लाई करके डीऑक्सीडाइज किया जाता है ताकि मजीद कोई भी गैसेस वगैरह इरप्ट ना हो, कोई भी उसके वॉल्यूमेट्रिक चेंजेस वगैरह जो हैं वो सॉलिडिफाई होने के बाद कोई भी चेंजेस अपीयर ना हो। So it indicates that steel has been completely deoxidized by the addition of an agent such as silicon and aluminum before casting, so that there is practically no evolution of gases during solidification. These are characterized by high degree of chemical homogeneity and freedom from porosity, कि जो आपकी केमिकल होमोजिनिटी मटेरियल के अंदर बरकरार हो जाती है जिसकी वजह से ओवरऑल जो पोरोसिटी है वो कम से कम मटेरियल के अंदर मेंटेन होती है या कम से कम रहती है। उसके बाद हमारे पास है इफेक्ट ऑफ कार्बन परसेंटेज ऑन द स्टील प्रॉपर्टीज के। कार्बन बेसिकली हैज अ मेजर इफेक्ट ऑन द स्टील प्रॉपर्टीज के, जो स्टील की स्ट्रेंथ और जो डिफॉर्मेबिलिटी है या स्टील की डक्टाइल या जो एक नेचर है डक्टाइल बिहेवियर की अंडर सर्टेन डिफॉर्मेशंस, उसको मेंटेन करने के लिए कार्बन का जो कंटेंट है वो एक मेजर रोल प्ले कर रहा होता है स्टील के अंदर। सो कार्बन बेसिकली मेजरली अफेक्ट कर रहा होता है स्टील प्रॉपर्टीज को। कार्बन इज द primarily hardening element in the steel, and hardness and tensile strength increases as the carbon content जो है उसको increase करते हैं हम up to 0.85%, कि जो अगर आप 0.85% तक अगर ऐड करते हो तो डिफरेंट जो प्रॉपर्टीज हैं वो मजीद आपकी इंप्रूव हो रही होती हैं, हार्डनेस भी इंप्रूव होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ भी इंप्रूव होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हार्डनेस की एबिलिटी या प्रॉपर्टीज क्या हैं, ओवरऑल जो स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप है यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, नॉर्मल स्टील का भी जिसके अंदर आपको रिलेशंस नजर आ रही हैं, यील्डिंग पॉइंट है, उसके बाद सॉफ्ट स्टील किस तरह से अल्टीमेट स्ट्रेंथ है, उसके बाद रप्चर है। इसी तरह से अगर आप एक कार्बन कंटेंट बढ़ा देते हो तो आपका एक्चुअल जो हार्ड स्टील है वो डेवलप होता है, और अगर आप कार्बन कंटेंट जो है उसको इंक्रीज कर देते हैं एक सर्टेन हार्ड स्टील और सॉफ्ट स्टील के दरमियान रखते हैं तो एक्चुअल स्ट्रेसेस जो है वो किस तरह से मूव करती हैं। सो कार्बन कंटेंट के हिसाब से डिफरेंट टाइप्स के स्टील के जो हैं वो बनाए गए हैं जिसके अंदर परसेंटेज ऑफ कार्बन किस तरह से वेरी करती है। माइल्ड स्टील के अंदर कार्बन का जो कंटेंट है वो अप टू 0.25% होता है। मीडियम कार्बन स्टील जो है उसके अंदर 0.25 से 0.45% होता है कार्बन, और हाई कार्बन स्टील के अंदर 0.5 to 1.5% तक जो है कार्बन कंटेंट होता है। तो adding metals such as nickel, chromium and tungsten to iron produces a wide range of alloy steels including stainless steel and high speed steels, कि ये different आपकी high strength materials हैं जिनको आप बना सकते हो by adding any type of different types of alloys। निकल हो गया, क्रोमियम हो गया, टंगस्टन हो गया, इनको आप ऐड करते हैं, फिर जिस तरह से जितना परसेंटेज हम इंक्रीज करते जाते हैं डिफरेंट अलॉयज के साथ तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल जो हैं वो डेवलप होते हैं। So now we have an introduction to steel structures. Steel structures basically are the assembly of structural steel shapes joined together by means of riveted, bolted or welded connections.
अब एक स्टील है रीइंफोर्समेंट वाला, जो कि हम रीइंफोर्स कंक्रीट के अंदर यूज करते हैं। एक स्टील होता है जो कि डिफरेंट शेप्स बनाए जाते हैं, उन शेप्स को हम रिवेट के जरिए, बोल्ट के जरिए या वेल्डेड कनेक्शंस के जरिए आपस में कनेक्ट करें तो उन मेंबर्स की जो असेंबली बनाई जाती है उसको हम स्ट्रक्चरल स्टील्स कहते हैं या स्टील स्ट्रक्चर्स कहते हैं। सो मेजॉरिटी ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर्स आर कास्ट इन सिचू। जो कंक्रीट के स्ट्रक्चर्स हैं वो कास्ट इन सिचू होते हैं, लेकिन जो स्टील स्ट्रक्चर्स हैं वी हैव टू सेलेक्ट अ सेक्शन आउट ऑफ दोज अवेलेबल इन द मार्केट, के जो सेक्शन मार्केट में अवेलेबल हैं उनके रिक्वायर्ड शेप्स और डायमेंशंस वगैरह के मटेरियल्स या स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स बनाए जाते हैं। Joints in steel structures needs and special attention to join together the individual members, के जो स्टील के मेंबर्स होते हैं, जो उनके अंदर जॉइंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। उन जॉइंट्स के लिए हम स्पेशल ट्रीटमेंट प्रोसेसेस वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं अप्रोप्रिएट सेक्शन के हिसाब से। These days, steel construction is being employed for almost every type of structures, including the multi-story buildings, bridges, industrial buildings, towers. हर किसी स्ट्रक्चर के लिए आप almost यूज़ कर सकते हो। There are two main categories of steel structures. एक होता है फ्रेमवर्क और स्केलेटल सिस्टम, जिसके अंदर द मेन कैरिंग लोड या मेन लोड कैरिंग एलिमेंट्स इन दिस टाइप आर वन डायमेंशनल और लाइन एलिमेंट्स सच एज बीम्स एंड कॉलम्स etc फॉर्मिंग टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल फ्रेम्स। इनके अंदर फ्रेम बनाए जाते हैं, जिस तरह से रीइंफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर के कॉलम्स और बीम्स के फ्रेम बनाए जाते हैं, इसी तरह से यहाँ पे भी फ्रेम्स बनाए जाते हैं। द फ्रेमवर्क ऑफ इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स with their internal members such as crane girders and platforms भी यूज होते हैं। हाईवे एंड रेलवे के लार्ज स्पैन्स भी बनाए जाते हैं, ब्रिजेस के, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, हॉल्स, लार्ज हॉल्स, डोम्स वगैरह भी फ्रेमवर्क के बनाए जाते हैं। टावर्स, पोल्स, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ हाइड्रोलिक वर्क्स भी बनाए जाते हैं। ऑल अदर ट्रसेस एंड रिजिडली कनेक्टेड फ्रेम स्ट्रक्चर्स जो हैं वो भी फ्रेमवर्क स्केलेटल सिस्टम्स के अंदर बनाए जाते हैं बाय यूजिंग स्टील एलिमेंट्स। उसके बाद हमारे पास है शेल सिस्टम। शेल सिस्टम के अंदर जो स्टील के मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, गर्डर्स और बीम्स या कॉलम्स वगैरह के अलावा हम प्लेट्स और शीट्स वगैरह को यूज़ करते हैं, जो कि मोस्टली गैस टैंक्स हो गए, स्टोरेजेस हो गए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गैसेस वगैरह, रिजर्वायर्स, बिन्स, बंकर्स, स्पेशल स्ट्रक्चर सच एज ब्लास्ट फर्नेसेस वगैरह, एयर हीटर्स वगैरह भी हम बनाते हैं। उसके बाद लार्ज डायमीटर के पाइप्स वगैरह होते हैं, ये भी इन चीज़ों से बनाए जाते हैं। उसके अलावा भी जो ऑल अदर प्लेट एंड शेल स्ट्रक्चर्स जो हैं वो आपके शेल सिस्टम्स के अंदर आ जाते हैं। So after that we have mechanical properties of structural steels. उसके बाद most widely used standards for structural steels are American Society for Testing Materials, जिनको हमने डिस्कस करना है। ASTM specifications for structural steels generally identify the process by which steel is to be made, chemical composition and tensile requirements. ASTM की तरफ से जो स्टील की कंपोजिशन है, उसके बाद जो स्टील की टेंसाइल रिक्वायरमेंट्स हैं और जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस वगैरह यूज होते हैं उनको भी हम एज पर ASTM स्पेसिफिकेशंस पढ़ते हैं। ये अगेन हमारे पास स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, जिसके अंदर आप यील्डिंग पॉइंट भी देख सकते हैं। अपर यील्डिंग पॉइंट, स्ट्रेन हार्डनिंग प्रोसेसेस, यील्डिंग अप टू 0.1% ऑफ द ऑफसेट। उसके बाद प्लास्टिक डिफॉर्मेशंस हैं, किस तरह से ये कर्व और ट्रेंस डेवलप होते हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, जो हमारी यील्डिंग स्ट्रेंथ होती है वो नॉर्मली हम कितनी कंसीडर करते हैं कि जो स्ट्रेस है विच लीव्स द स्पेसिमेन विद अ परमानेंट सेट ऑफ 0.2% डिफॉर्मेशन, के जो स्ट्रेसेस हैं वो अराउंड 0.2% डिफॉर्मेशन को फेस कर चुके होते हैं, तो उस पॉइंट को बेसिकली हम यील्डिंग स्ट्रेंथ या यील्डिंग पॉइंट कंसीडर करते हैं। व्हेन स्पेसिमेन इज अनलोडेड और स्ट्रेस करस्पॉन्डिंग टू 0.5% ऑफ इलोंगेशन, यानी 0.2% स्ट्रेसेस हों और 0.5% उसके अंदर इलोंगेशन आ जाए, तो उस पॉइंट को बेसिकली हम जो है यील्डिंग पॉइंट या यील्डिंग स्ट्रेंथ कंसीडर करते हैं। यील्डिंग जो है जनरली हम कंसीडर करते हैं एज अ डिसकंटिन्यूअस फेनोमेना। इंटेंशन टेस्ट इट बिगिंस विद सडन अपीयरेंस इन स्पेसिमेन ऑफ वन और मोर नैरो स्लिप बैंड्स कॉल्ड फ्लो लाइंस. Slip bands are plastic regions separated by completely elastic regions. ये बेसिकली जैसे ही हम किसी भी बार को टेंसाइल फोर्स के जरिए पुल करते हैं तो सडनली जो है समटाइम्स हल्की हल्की जो है वो फ्लो लाइंस के फॉर्म में जो है एक सरफेस के ऊपर लाइंस अपीयर होती हैं और मेंबर जो है वो डिफॉर्मेशन को फेस करता है, जिसकी वजह से यील्डिंग स्ट्रेंथ जो है वो हम डिसकंटिन्यूअस फेनोमेना कंसीडर करते हैं। इन स्लिप बैंड्स को या फ्लो लाइंस को बेसिकली हम, जो कि नॉर्मली प्लास्टिक रीजन्स के अंदर अपीयर होती हैं, जिसकी वजह से जो ओवरऑल एक सेपरेशन डेवलप होती है इलास्टिक एंड प्लास्टिक रीजन्स के दरमियान। उसके बाद हमारे पास है स्टिफनेस. स्टिफनेस बेसिकली इज अ रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल टू द डिफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ, इन टर्म्स ऑफ
मटीरियल स्ट्रेंथ इन टर्म्स ऑफ लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन, के स्टिफनेस ऑफ द मटीरियल जो है वो क्रॉस सेक्शन, लेंथ और मटीरियल की इटसेल्फ एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। किस तरह से, इसको हम मजीद आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास डिफरेंट जो है ज्योमेट्री है और डिफरेंट मटेरियल्स हैं स्टील और कंक्रीट के, तो जितना उसकी लेंथ और क्रॉस सेक्शन के हिसाब से दोनों मटेरियल्स की अंदर जो स्टिफनेस है वो वेरी हो रही होती है। अगर आपका कंक्रीट का मेंबर है तो वो ज़्यादा थिकर होता है और स्टील का जो मेंबर है वो कम थिकर होता है, क्योंकि उसकी स्टिफनेस जो है वो ज़्यादा होती है। तो इस वजह से इवन अगर क्रॉस सेक्शन उसका अलग है, लेंथ ऑफ द मेंबर अलग है और ओवरऑल जो मटेरियल इटसेल्फ उसकी स्ट्रेंथ है, ये तीनों पैरामीटर जो है वो इफेक्ट ऑफ स्ट्रेंथ या स्टिफनेस को अफेक्ट करते हैं। इसी तरह से अगर हम बीम के बजाय किसी कॉलम को कंसीडर करते हैं तो कॉलम के अंदर भी क्रॉस सेक्शन, लेंथ या हाइट ऑफ द कॉलम और ओवरऑल मटेरियल के हिसाब से स्टिफनेस जो है वेरी कर रही होती है। उसके बाद हमारे पास मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में आ जाता है स्ट्रेंथ, टफनेस एंड फटीग। The maximum load which a structure or structural component can resist is known as a strength. के maximum load कितना resist करता है उसको हम strength से represent कराते हैं। Toughness basically is an ability of a structural element or a structural component to absorb energy, कि कितनी energy को वो absorb करता है, इस energy को या material की property को basically हम toughness से resemble कराते हैं। उसके बाद हमारे पास है फटीग। फटीग इज द प्रोग्रेसिव लोकलाइज्ड परमानेंट डैमेज स्ट्रेस अंडर फ्लक्चुएटेड रिपीटेड स्ट्रेसेस, कि जब किसी मेंबर के ऊपर रिपीटेड स्ट्रेसेस अप्लाई होती हैं तो उस मेंबर जो है वो नॉर्मली फटीग को फेस करता है और फटीग की एबिलिटी को हम मेजर करते हैं। अब लेट सपोज यहाँ पे हमारे पास तीन मटेरियल्स हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व्स हैं तीनों मटेरियल्स के, ए बी एंड सी का। इन तीनों के दरमियान क्या फ़र्क है, इनको हम किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास अगर हम कंपेयर करें मटेरियल ए और मटेरियल सी को, तो मटेरियल ए जो है उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, सो इट विल बी कंसीडर्ड एज अ मटेरियल ए हैज़ अ मोर स्टिफर, मोर स्टिफनेस या स्ट्रेंथ उसकी बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू मटेरियल सी। लेकिन मटेरियल सी जो है वो ज़्यादा टफर है कंपेयर टू मटेरियल ए, क्योंकि हमारा जो मटेरियल ए है वो ज़्यादा स्ट्रेंथ को कैरी कर सकता है लेकिन उसके अंदर डिफॉर्मेशन और रेजिस्टेंस टू एनर्जी बहुत कम है। इसी तरह से जो हमारे पास मटेरियल A has a more strength than material C, however the material C has a more stiffness या more toughness compared to material A। उसके बाद हमारे पास है स्पेसिफिकेशंस। A6 outlines general requirements for rolled steel shapes, plates and sheet piling and bars for structural steel use। जो हम structural steel यूज़ करते हैं उसके अंदर जो आपके पास स्पेसिफिकेशंस है ASTM की A6, वो हमें ज़्यादा डिटेल में इसकी मजीद इन्फॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद स्पेसिफिकेशंस A370 outlines the procedure for the mechanical testing of the steel products। Standard specifications for coupons, cut from shapes are used in the tensile test to establish the properties of material। उसके लिए हमारे पास मजीद जो है कपन्स टेस्ट वगैरह भी परफॉर्म होते हैं ताकि हमें स्टील की ओवरऑल कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज को पता चल सके। उसके बाद ये मटेरियल की मिनिमम प्रॉपर्टीज और केमिस्ट्री, ओवरऑल केमिकल कंपोजिशन का कंपैरिजन है कि अगर हम ASTM A36 माइल लो कार्बन स्टील और ASTM A572 ग्रेड 50 स्टील को कंपेयर करें तो ओवरऑल अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, यील्डिंग स्ट्रेंथ, एलोंगेशन, आयरन की केमिस्ट्री के अंदर आयरन कितना होता है, कार्बन कितना, मैग्नीज, कॉपर, फास्फोरस, सल्फर, सिलिकॉन, वेनेडियम एंड कैल्बियम, तो कोलम्बियम, तो ये हमारे पास कितने मटीरियल्स की परसेंटेजेस किस रेंज के अंदर होती हैं उसको हम किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये हमारे पास ओवरऑल जो है एक स्टील की कंपोजिशंस वगैरह हमें आइडेंटिफाइड है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास सम हाउ रॉट आयरन और स्टील आयरन की आपस में कंपैरिजन गिवन है, इसको देख लीजिएगा आप। उसके बाद हमारे पास एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं स्ट्रक्चरल स्टील के। स्टील जो है उसके एडवांटेजेस क्या है कि एज अ वाइडली स्ट्रक्चरल मटेरियल के तौर पे ये वाइडली यूज होता है पूरी दुनिया के अंदर, बिकॉज इट हैज़ अ ग्रेट स्ट्रेंथ, यूनिफॉर्मिटी, लाइट वेट, ईज ऑफ यूज एंड मेनी अदर डिजायरेबल प्रॉपर्टीज मेक्स इट द मटेरियल of choice for numerous structures such as steel bridges, high-rise buildings, towers and other structures के किसी भी high-rise buildings वगैरह के लिए आप इसको easily यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद कंक्रीट की जो डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ हैं उसको भी हम आइडेंटिफाई या अपने हिसाब से प्रिपेयर भी कर सकते हैं। ये हमें स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं जो कि स्ट्रक्चरल स्टील या स्टील के मटेरियल से बनाए गए हैं। ये हमें स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं जो कि स्ट्रक्चरल स्टील या स्टील के मटेरियल से बनाए गए हैं। ये गोल्डन गेट ब्रिज इन सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया के अंदर जो गोल्डन गेट ब्रिज है उसकी अंडर कंस्ट्रक्शन हो रही है, स्टील के मटेरियल्स वगैरह से बनाया गया है ये ब्रिज। ये डिफरेंट वेयर हाउसेस वगैरह बनाए जाते हैं। उसके बाद मलेशियन ट्विन टावर्स हैं या बुर्ज अल खलीफा है जो कि आपके स्ट्रक्चरल स्टील्स वगैरह मटेरियल यूज़ करके बनाए गए हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स वगैरह।
Structural steel basically has several advantages such as it has a high strength of material as compared to concrete. उसके बाद यूनिफॉर्मिटी होती है, इलास्टिक मटेरियल है, बेहतर डक्टाइल मटेरियल है। डक्टाइल मटेरियल के इसका जो बिहेवियर है वो डिफॉर्मेबल बिहेवियर है कि सर्टन डिफॉर्मेशंस को फेस करता है, ना कि एक सर्टन इम्पैक्ट से जैसे ही आप उसको ड्रॉप करते हो वो सडनली टूट जाता है। उसके बाद टफनेस है मटेरियल के अंदर, अगेन टफनेस इज द एबिलिटी टू रेजिस्ट द टू एब्जॉर्ब द एनर्जी। उसके बाद एडिशन टू द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स के स्टील ऐसा मटेरियल है जिसको अंदर अगर आप किसी भी ओल्ड स्ट्रक्चर स्टील के बने हुए हैं उनके साथ आप नया कंपोनेंट कोई भी ऐड कर सकते हो। उसके बाद स्टील के सिविल डिसएडवांटेजेस भी हैं क्योंकि ये एक सडनली जो है बकलिंग मटेरियल है या बकलिंग फेलियर को फेस करता है, कोरोजन के प्रॉब्लम्स भी होती हैं। उसके बाद although steel has all disadvantages as a structural material, it also do have several disadvantages that make reinforced concrete as a replacement for constructional processes या constructional purposes. For example, steel columns sometimes cannot provide the necessary strength because of buckling, whereas RC columns are generally sturdy and massive, such as no buckling problems are countered या are encountered in those structural elements। कि इस वजह से जो हमारे पास buckling failures हैं वो हमारे जो नॉर्मली हमारे स्टील के कॉलम्स वगैरह होते हैं वहाँ पे मेजॉरिटी में फेस किए जाते हैं, लेकिन जो आपके अदर मेंबर्स हैं उनके अंदर हम रिइंफोर्स्ड कंक्रीट कॉलम्स के अंदर बकलिंग फेलियर के चांसेस बहुत कम होते हैं। उसके बाद जो एडिशनल ड्रॉबैक्स हैं या डिसएडवांटेजेस हैं कि स्टील की मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, फायर प्रूफिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि स्टील जो है इनकम्बस्टिबल मटेरियल है, हाउएवर इट्स स्ट्रेंथ इज रिड्यूस्ड ट्रेमेंडसली एट हाई टेम्परेचर्स ड्यू टू कॉमन फायर्स के जब अगर आग वगैरह लग जाती है तो स्टील जो है वो सिग्निफिकेंटली अपनी स्ट्रेंथ लूज कर जाता है। उसके बाद बकलिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, फटीग प्रॉब्लम्स हैं, ब्रिटल फ्रैक्चर फेल्यूर्स हैं। So here we have a fatigue cycles and curves for various materials के स्टील का जो एलिमेंट है वो फटीग को किस तरह से फेस करता है या फटीग की वजह से स्टील की ओवरऑल मैक्सिमम स्ट्रेसेस हैं वो किस तरह से रिड्यूस होती हैं। उसके बाद है अर्ली यूजेस ऑफ आयरन एंड स्टील के 1777 से 1779 के दरमियान मेटल जो एज ए स्ट्रक्चरल मटेरियल बिगेन किया गया जिसको हम कास्ट आयरन कहते हैं, जिससे जो है 100 फीट या 30 मीटर के आर्चेज स्पैन्स वगैरह बनाए गए थे इंग्लैंड के अंदर। उसके बाद 1780 से 1820 के दरमियान जो है डिफरेंट कास्ट आयरन ब्रिजेस बनाई गई। 1850 तक जो है वो द ब्रिटानिया ब्रिज ओवर द मिनाई स्ट्रेट इन वेल्स वाज बिल्ट के एक रिवर बनाया गया था जो कि थोड़ा सा मॉडिफाइड मटेरियल था इन टर्म्स ऑफ कास्ट आयरन और इन टर्म्स ऑफ स्टील आल्सो। उसके बाद 1840 के अंदर रॉट आयरन जो है वो यूज़ किया गया कास्ट आयरन को जिसने रिप्लेस कर दिया। उसके बाद 1855 के अंदर एक बेजिमर प्रोसेस इन्वॉल्व किया गया था जिसके अंदर हम ऑक्सीजन का एक ब्लोन करके ओवरऑल जो स्लजेस वगैरह हैं या डीऑक्सीडाइज करते हैं ओवरऑल मटेरियल प्रोसेस को, जिसके अंदर लार्ज क्वांटिटीज़ का जो स्टील बनाना शुरू हुआ। उसके बाद एक मटेरियल जो है स्टील एज अ चीपली अवेलेबल यानी कि चीपली अवेलेबल मटेरियल था, इसके बगैर या इससे पहले जो है वो एक एक्सपेंसिव मटेरियल था इसको बनाना और इसको मैन्युफैक्चर करना। उसके बाद 1999 के अंदर स्टील के डिफरेंट शेप्स वगैरह जो इंड्यूस कराए गए या इंट्रोड्यूस कराए गए जिनकी यील्डिंग स्ट्रेंथ अप टू 100,000 psi थी जो कि प्रोड्यूस होना स्टार्ट हुए। उन शेप्स को या रोलिंग के डिफरेंट टाइप्स वगैरह कौन से हैं उनको हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।